जय हिंद दोस्तों। संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले देख चुके हैं भाग संख्या 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। आइए समझते हैं भाग संख्या 2, जिसमें नागरिकता की चर्चा किया गया है। मान लीजिए किसी विदेशी को नागरिकता हमें देना है, तो आखिर क्या हम विदेशियों को नागरिकता दे सकते हैं या नहीं? अगर नागरिकता देंगे तो नागरिकता कौन देगा? हमें एनआरसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या होता है एनआरसी, क्या होता है सीएए, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले नागरिकता की जो जिसने चर्चा की उसका नाम अरस्तु था। अरस्तु ने ही पहली बार नागरिकता शब्द की चर्चा की थी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नागरिकता कहते किसको हैं, तो समझिए। देखिए, कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार देती है। इन अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। अब ये विशेष अधिकार क्या होता है? जैसे हम और आप सभी भारत के नागरिक हैं। हम लोगों को वोट देने का अधिकार है, यह एक विशेष अधिकार है। हम लोगों को बड़े बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, यह भी एक विशेष प्रकार का अधिकार है। इस विशेष अधिकार के तहत ही हम और आप किसी भी पार्टी के से चुनाव को लड़ सकते हैं। इसी को विशेष अधिकार कहते हैं, जो हर देश अपने नागरिकों को देती है। इस विशेष अधिकार के तहत ही हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सुविधा को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि गैर नागरिकों के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आइए समझते हैं भारत की नागरिकता के बारे में। इस विशेष अधिकार के तहत ही हम और आप किसी भी पार्टी के से चुनाव को लड़ सकते हैं। इसी को विशेष अधिकार कहते हैं, जो हर देश अपने नागरिकों को देती है। इस विशेष अधिकार के तहत ही हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसी सुविधा को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि गैर नागरिकों के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। आइए समझते हैं भारत की नागरिकता के बारे में। आइए समझते हैं इस नागरिकता के बारे में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने भाग संख्या 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को देख लिया था। भाग संख्या 2 में हम देखेंगे 5 से लेकर 11 तक। देखिए, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हो गया, तो उस समय भारत में जितने लोग उपस्थित थे उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे अंग्रेज भी उपस्थित थे, तो क्या उन अंग्रेजों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाती? ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए अनुच्छेद 5 में 3 प्रावधान को जोड़ा गया। अनुच्छेद 5 का ए में कहा गया उनका जन्म भारत में होना चाहिए। यदि उनका जन्म भारत में हुआ है और संविधान लागू होने से पहले वो भारत में थे, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 5 का ए में कहा गया है उनका जन्म भारत में होना चाहिए। अनुच्छेद 5 का बी विशेष तौर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बनाया गया जो भारत के थे लेकिन विदेश में जाकर स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। स्वतंत्रता के लिए कनाडा में भी मांग चल रहा था, तो इसलिए अनुच्छेद 5 का बी में कहा गया यदि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब मान लीजिए कोई स्वतंत्रता सेनानी है, वह जाकर कनाडा में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, वहाँ उसके संतान उत्पन्न हो जाए, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि वह भी तो भारत के ही एक अंग है। इसलिए 5 के बी में कहा गया उनके माता पिता या दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। अब देखिए, अनुच्छेद 5 का सी में कहा गया है कि देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ है उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि 1945 में जिन जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। ये समझते हैं अनुच्छेद संख्या 6 और अनुच्छेद संख्या 7 को। देखिए, वर्तमान में 6 और 7 का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत में चले आए। उन लोगों के बीच अराजकता फैलने लगी, उन लोगों के बीच विवाद होने लगा। विवाद को रोकने के लिए वर्तमान परिस्थिति को देखकर उस समय का
अनुच्छेद 6 और 7 में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं जिसका वर्तमान में कोई भी औचित्य नहीं रहा। आइए समझते हैं अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद संख्या 7 को। देखिए, अनुच्छेद 6 में कहा गया है परमिट का नियम। हम अनुच्छेद 6 को मेनली परमिट का नियम के नाम से जानते हैं। देखिए क्या कहा गया परमिट नियम में, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आएगा या भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जाएगा, वह अपना नाम परमिट पर दर्ज कराएगा और उसमें लिखा जाएगा कि ये व्यक्ति पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ रहा है या भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जा रहा है। इसी नियम को हम परमिट के नियम के नाम से जानते हैं। इस परमिट के नियम को 19 जुलाई 1948 में लागू किया गया और कहा गया कि जो भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आया है उसे नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में आया उसे 6 महीने के परमिट पर नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 8। देखिए अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति है और वो विदेश चला गया किसी काम के सिलसिले में या किसी नौकरी के सिलसिले में। जैसे हमारे जो राजदूत होते हैं वो हर देश में फैले होते हैं, तो क्या उनकी नागरिकता भारत में रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि वे तो भारत के ही होते हैं, वे काम के सिलसिले में विदेश चले जाते हैं। तो कहा गया है अनुच्छेद 8 में कि जो भी व्यक्ति भारतीय है और वे विदेश में है तो उनकी नागरिकता भारत में बनी रहेगी। लेकिन उसके आगे कहा गया है कि यदि वह व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता को, भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 9 में किया गया है और कहा गया है कि यदि उस व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो भारत की नागरिकता से उसे रद्द कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं अनुच्छेद संख्या 10 को। देखिए अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारत में नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य को न करें। मतलब यदि भारत और पाकिस्तान में विवाद हो जाए तो कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाता है तो उसे देशद्रोही घोषित करके उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। तो संसद कहता है कि भारत में किसी व्यक्ति का नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह देश विरोधी कोई कार्य न करे। अगला समझते हैं अनुच्छेद नंबर 11। देखिए कोई भी नागरिकता से संबंधित कानून संसद को बनाने का अधिकार दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि संसद का कौन सा मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री इस कानून को बनाती है, चाहे वो एनआरसी हो चाहे वो सीएए हो। नागरिकता संबंधी कानून को 1955 के अधिनियम के तहत जोड़ दिया गया, लेकिन कोई भी कानून बनता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है। इन कमियां को 1955 में यह कानून बना, लेकिन इन कमियों को 1986 में दूर किया गया और जो कमी बची थी उनको 2003 और आगे 2019 में इसको सुधारा गया। आइए समझते हैं यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो भारत की नागरिकता को कैसे ले सकता है। देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए कुल 5 तरीके होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला आता है जन्म के आधार पर। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और उनकी नागरिकता वैलिड हो, जैसे हम सब। दूसरा होता है आपका विदेश में। देखिए विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो और उनकी नागरिकता वैलिड हो। अगला आता है तीसरा, देखिए किसी भी विदेशी राज्य का अगर भारत में विलय हो जाए तो उस राज्य के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और ऐसा किया भी गया है। जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम का भारत में विलय किया गया और सिक्किम के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। अगला आता है 4, पंजीकरण। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आता है और उसे भारत बहुत पसंद आ जाता है और वो चाहता है कि क्यों ना हम भारत में ही रुक जाएं, तो क्या उसे नागरिकता मिलेगी भारत की? बिल्कुल मिलेगी। इसके लिए उसे कम से कम भारत में 7 साल तक रहना पड़ेगा। जब 7 साल कंप्लीट हो जाएगा तो वह अपना पंजीकरण भर के होम मिनिस्ट्री में दे देगा। अब होम मिनिस्ट्री तय करेगी कि उसे नागरिकता, भारत की नागरिकता दिया जाए या नहीं। अगला आता है देशीकरण विधि। यदि किसी विदेशी को देशीकरण विधि द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त करनी है तो उसे भारत में कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा
उसे भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा। विज्ञान या कला में निपुण हो, या कोई वैज्ञानिक हो, या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशन में भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया जाता है। आइए उसे हम समझते हैं। नागरिकता रद्द करने की 3 विधियां होती है, आइए उसको हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट, त्याग। मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाता है और वे विदेश के नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो भारत की नागरिकता से उसे रद्द कर दिया जाएगा। अगला आता है आपका बर्खास्त। मान लीजिए कोई विदेशी प्रधानमंत्री भारत दर्शन के लिए आता है और कोई व्यक्ति उससे अभद्र व्यवहार करता है, तो उसे देशद्रोह बताकर उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके वजह से भारत की संस्कृति को ठेस पहुंच सकता है। अगला आता है आपका वंचित। मान लीजिए इंडिया और चाइना में विवाद हो जाए और कोई भारत का व्यक्ति चाइना का नारा लगाए और चाइना का झंडा फहराए या चाइना का साथ दे, तो उसे देशद्रोही के मामला में उसके नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने भाग संख्या 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक को देखा। आगे हम समझेंगे क्या होता है एनआरआई, क्या होता है ओसीआई, क्या होता है पीआईओ, और क्या होता है वीजा, और क्या होता है पासपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सबके लिए जय हिंद।